क्या हाल है गाइज। वेलकम टू द लास्ट वीडियो। हाँ यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाएगा आज के वीडियो में। न्यूमेरिकल्स बचेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। बट कंसेप्ट का एंड होगा इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग कंक्लूडिंग वाले पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, आयनिक प्रोडक्ट के बारे में, कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन, मोलर सोल्युबिलिटी, ओके, एंड कॉमन आयन इफेक्ट। ऑब्वियसली ये ऑर्डर थोड़ा उल्टा पुल्टा बताया मैंने, बट प्रॉपर ऑर्डर में लेंगे जिस ऑर्डर में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलो ध्यान देना अभी। ऑलराइट, तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक सॉल्ट लिया, वाटर में डाला, मिक्स कर दिया, ठीक है, अगर वो सॉल्ट जो है फुल्ली सोल्यूबल है, ध्यान दो, कंप्लीटली सोल्यूबल है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, वन डायरेक्शन रिएक्शन बनेगा। ऑन द अदर हैंड अगर वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है, ओके, और एल्स वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम जनरेटेड। बट वो सोल्यूबल तो होगा ना। देखो, अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब क्या होता है, जो डालने पर पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि कुछ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं और कुछ आयोनाइज होते हैं या कुछ डिसोसिएट होते हैं। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है, वही हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम तभी डेवलप होता है जब इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, उसके साथ साथ जरूरी है कि उसमें रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम अपने आप बन जाएगा। तो इमेजिन करो, मैंने एक सॉल्ट ले लिया है जो स्पेरिंगली सोल्यूबल है, जैसे AgCl ही ले लो, आगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, BaSO4 है, कैल्शियम फॉस्फेट है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अज्यूम करते हैं कि मैंने AgCl ले लिया, मैंने वाटर में डाला, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, डिजोल्व होते होते एक पॉइंट आया जब डिजोल्व होना बंद हो गया, तो वहां पर उसका क्या बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सही है ना। एक लिक्विड की कैपेसिटी होती है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, मान लो आपके पास 200 ml ऑफ वाटर है, आप स्पून ऑफ सॉल्ट डालते गए मिक्स करते गए, एक पॉइंट आएगा जब वो सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा। स्टार्टिंग में हो गया बट बाद में डिजोल्व नहीं होगा, बिकॉज उस ग्लास ऑफ वाटर की कुछ कैपेसिटी है सोल्यूट को डिजोल्व करने की। ओके, उस टाइम पे जो सोल्यूशन बनेगा जिसमें डिजोल्व नहीं हो रहा आगे कुछ, इवन इफ वाटर में डिजोल्व होना चाहिए, फिर भी अगर सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो रहा है, सो दैट इंडिकेट्स इट इज अ स्पेरिंग, इट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, सॉरी, इट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो बेसिकली मेरा पॉइंट आपको बताने का ये है कि यहां पर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का हम बना रहे हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये AgCl हमने वही लिया है। देखो, सॉलिड है, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में Ag प्लस आयंस बना रहे हैं और Cl माइनस आयंस बना रहे हैं, दोनों एक्वस है। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट लिखना चाहूं, कौन सा प्रोडक्ट, इफ आई एम राइटिंग द डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, आई कैन डायरेक्टली से Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AgCl का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ये तो बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ही है ना, K का वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द concentration of products upon product of the concentration of reactants। रिएक्टेंट एक ही है इसलिए एक ही लिख दिया। बट मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू यहाँ पर रखी है मैंने, AgCl रखा है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट ही होगी, बराबर है ना, कांस्टेंट ही है ना। मतलब डिसोसिएट होने के बाद जो इसका वैल्यू अमाउंट बचेगा तो कांस्टेंट ही होगा, और एज इट इज मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल तो काफ़ी कम अमाउंट में डिसोसिएट होगा, बाकी सारा तो AgCl के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। तो जैसे वाटर के केस में हमने किया था, यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन K डैश। ये K है, ये K डैश है, सही है। So what I can write, therefore K into K dash would be equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus। जरा नोटिस करो क्या है यहाँ पर, जो आयंस फॉर्म हुए थे, ओके, while dissolving, वही आयंस यहाँ पर उनका प्रोडक्ट है। मतलब जो सोल्यूबलाइज सोल्यूबल हुए थे, जितना पार्ट सोल्यूबल हुआ था, जो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट था या डिसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट था, उन्हीं का प्रोडक्ट है ये। इसीलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज बोथ कांस्टेंट्स, हम इसको एक ही कांस्टेंट का नाम देते हैं, दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, बिकॉज जितने आयंस इस सॉल्ट को सोल्यूबल बना रहे हैं, उतने आयंस का मल्टीप्लिकेशन यहीं पर है, कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन यही है, मतलब ये प्रोडक्ट यहीं पर है, सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट ही यहीं पर है। इसलिए आई कैन राइट देयरफॉर KSP, which is solubility product, is nothing but equal to concentration of the constituent ions or product of constituent ions। एक चीज प्लीज अभी इसमें नोटिस करोगे कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, तभी KSP आता है। व्हाट इफ मैंने
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिया, बट कब लिया, जब वो सैचुरेटेड नहीं है। इसमें मैंने बोला है सैचुरेटेड है ये, ठीक है, मैंने आपको बताया सैचुरेटेड है। व्हाट इफ ये सैचुरेटेड नहीं है, उस टाइम पे अगर सेम प्रोडक्ट भी तो ले सकते हैं ना, सैचुरेटेड नहीं है तभी भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, सही है, कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सैचुरेटेड है और कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया तो मिला मुझे क्या, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। बट व्हाट इफ मैंने उनको मल्टीप्लाई किया तब जब वो सैचुरेटेड नहीं था, मतलब या तो सैचुरेटेड के ऊपर था या तो सैचुरेटेड के नीचे था, उस केस में इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट। ये ध्यान में रखो प्लीज, ठीक है, ये आगे काम में आने वाला, हमको प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट जहां सीखेंगे वहां पर ये काम में आएगा, आयोनिक प्रोडक्ट का कंसेप्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। मतलब इन जनरल मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एक इक्वेशन कंसीडर करता हूं BXAY इन सॉलिड फॉर्म। ये स्पेरिनली सोल्यूबल सॉल्ट है जिसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, तो इसका आयंस क्या बनेंगे, ये x टाइम्स इधर प्रेजेंट इसलिए x टाइम B, ठीक है। आपको 9th स्टैंडर्ड में आपको एक्सचेंज ऑफ चार्जेस सिखाए गए थे जिससे कंपाउंड बनता है। मतलब अगर मुझे कंपाउंड फॉर्म करना है बिटवीन कैल्शियम ओके एंड फॉस्फेट, तो फॉस्फेट पे चार्ज क्या है -3, कैल्शियम पे क्या है +2, तो ये 2 यहाँ जाएगा और ये 3 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। उसी का रिवर्स किया है मैंने, BXAY है तो ये y जो है इसका चार्ज B पे होगा, मतलब +y, x टाइम्स B रेस टू +y, ये एक्वियस फॉर्म में होगा, प्लस y टाइम्स बिकॉज AY तो y टाइम्स A रेस टू -x, ये भी एक्वियस फॉर्म में होगा। समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। तो ये बस लिखा है मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसका भी डायरेक्टली मैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट लिख सकता हूं। व्हाट कैन आई राइट, KSP दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ग्रीन में लिख देते हैं। KSP दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, दैट विल बी B रेस टू +y रेस टू x, बराबर। ये कोएफिशिएंट है ना, तो कोएफिशिएंट को रेस कर देते हैं हम लोग, राइट, इनटू A रेस टू -x या A रेस टू -x, चार्ज जो है रेस टू y, सही है ना। तो ये इन जनरल में बोल सकता हूं और इसी बेसिस पे मैं आगे के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर सकता हूं। तो ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। मतलब यहां पर जो कैटायन का जो कोएफिशिएंट है वो x है हमारे लिए और एनायन का जो कोएफिशिएंट है वो y है, ध्यान में रखो, क्योंकि आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमको इसके बेसिस पे ही कुछ एग्जांपल्स दिए जिसमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है। तो ये जनरली आप दिमाग में रख सकते हो, रख दो इसको दिमाग में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। सो क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पर वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं मैं, KSP क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BA रेस टू +2, ओके। यहां पर कुछ है क्या, x, यहाँ x था ना, कैटायन का x होता है, यहां पर कुछ है नहीं, तो छोड़ दो ऐसे ही, रेस टू 1 हो गया, मतलब सेम ही हो गया ना, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 रेस टू -2, ये बन गया सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसका, BaSO4 का, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड पे आ जाते हैं, ये ले लेते हैं, सेकंड नंबर है ना, CaF2। तो क्या हो जाएगा, KSP वुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन दैट इज कैल्शियम रेस टू +2, उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 होगा, इनटू फ्लोरीन, इसका कोएफिशिएंट है 2 तो रेस टू 2। देखो थर्ड, बिस्मथ सल्फाइड है, ये कैल्शियम फ्लोराइड था, ये बिस्मथ सल्फाइड है। तो बिस्मथ सल्फाइड के केस में क्या नोटिस हो रहा है, 2 बिस्मथ है और 3 बिस्मथ आयंस बन रहे हैं और 3 सल्फाइड आयंस बन रहे हैं। तो इसके लिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, KSP इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Bi रेस टू +3 होल x दैट इज 2 इनटू S -2 रेस टू 3। देखो मिल गया हमको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, समझ में आ गया। देखो ये y है ना, वही है। फोर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये खुद भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्राई करो 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट नहीं यार, 1 मिनट ज्यादा होता है, ठीक है। तो KSP क्या हो जाएगा, अभी चेक करते चलो आपने सही लिखा है क्या, कैल्शियम आयंस रेस टू 3 इंटू फॉस्फेट आयंस रेस टू 2, ये और ये सही है, हो गया। यही है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं हम लोग सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब एक्चुअली इसको कॉन्सेंट्रेशन, ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट क्यों किया है, बिकॉज हम लोग इसके साथ कनेक्शन निकालेंगे एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन का, इट इज मोलर सोल्यूबिलिटी का।
वो भी हम देखेंगे, न्यूमेरिकल्स में ये सब काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स फॉर फाइंडिंग आउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एज गुड एज आपका प्रैक्टिस। आई होप आपका ये करेक्ट निकला हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो वी कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मोलर सोल्यूबिलिटी। मोलर सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, मोलरिटी ही होता है, कितने मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं पर लीटर, वही है मोलर सोल्यूबिलिटी। देखो यूनिट क्या है इसका? मोल पर लीटर, मतलब मोल्स पर लीटर, कितने मोल्स मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकते हैं पर लीटर, दैट विल बी मोलर सोल्यूबिलिटी। मतलब 1 लीटर अगर है सॉल्यूशन पूरा, तो उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने मोल्स डाले गए थे? पहले हम लोग ग्राम्स में बोल रहे थे, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम। 200 ml का ग्लास लिया है, उसमें 200 ml पानी डाला है, एंड वी हैव जस्ट एडेड सॉल्ट, कीपिंग ऑन एडिंग सॉल्ट, और 25 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ऐड हो गया, तो वो हो गया पर 200 ml 25 ग्राम्स। तो वही अगर मैं वही अगर पूरे वॉल्यूम को मैं 1 लीटर कर देता हूँ और सॉल्ट डालते जाता हूँ डिज़ोल्व करने के लिए, डिज़ोल्व करते करते सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता हूँ 1 लीटर का, तो उसमें ग्राम्स की जगह पे कितने मोल्स डले हैं, कितने मोल्स डले हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के, वही आपको बताएगा मोलर सोल्यूबिलिटी। देखो उसमें उसका फॉर्मूला भी दिया है, सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, मतलब पर लीटर कितना ग्राम्स डिज़ोल्व हो सकता है अपॉन मोलर मास। सीधी सी बात है ना। देखो ना यहाँ पर ये वाला ग्राम और ये वाला ग्राम कट हो जाएगा, तो वो मोल ऊपर चले जाएगा, लीटर नीचे आ जाएगा, है ना। तो वही हो गया मोल पर लीटर। ठीक है। तो इसीलिए अभी हम डिराइव करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दो इस पे। क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं आप लोगों को कि इसके बीच का रिलेशन डिराइव करो, कैसे करना है आपको फाइंड आउट, ठीक है। तो मैं वापस से वही सॉल्ट कंसिडर कर रहा हूँ, कौन सा? BX सॉलिड फॉर्म में, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, पानी में डाल दिया, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम बना पाया, सॉरी इधर एक्वस रह गया, ठीक है। तो x मोल्स ऑफ B⁻+ y मोल्स ऑफ A⁻−x बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यही होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? आई कंसिडर S as molar solubility of the salt। इस सॉल्ट का मोलर सोल्यूबिलिटी S कंसिडर कर दिया। टू बी प्रिसाइज, अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा S मोल पर लीटर, ये कंसिडर कर दिया मैंने। आई होप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये S मोल पर लीटर मैंने कंसिडर कर दिया इसको। अब क्या होगा? अब जरा ध्यान देना, अगर इसका सोल्यूबिलिटी S है तो इसका सोल्यूबिलिटी हो जाएगा X इंटू S और इसका हो जाएगा Y इंटू S, सही है ना। सो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B⁻² वुड बी इक्वल टू X इंटू S मोल पर लीटर, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻−x becomes equal to Y इंटू S मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज मुझे मिले हैं, और ये मेरे पास ऑलरेडी, ये तो डेरिवेशन 1 या इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं मैं, या स्टेटमेंट 2 बोल देता हूं। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख क्या सकते हैं हम लोग, जरा देखो। वी कैन से KSP फ्रॉम 1 and 2, KSP इक्वल्स, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? X इंटू S रेज टू X मल्टीप्लाइड बाय Y इंटू S रेज टू Y। देखो मोलर सोल्यूबिलिटी का रिलेशनशिप जनरेट हो रहा है अभी यहाँ पर। तो ये देयरफॉर हो जाएगा KSP इक्वल्स X रेज टू X इंटू S रेज टू X इंटू Y रेज टू Y इंटू S रेज टू Y, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? वी कैन राइट X रेज टू X इंटू Y रेज टू Y इंटू S रेज टू X प्लस Y, राइट। मतलब therefore solubility product can be equated to X raised to X, मतलब X क्या है? coefficient of cation, and Y क्या है? coefficient of anion। so into dot मतलब into Y raised to Y S raised to into S raised to X plus Y हो गया। ये मिल गया हम लोगों को रिलेशन। मेरा हाइट से मैं नीचे जाता हूँ ना अगर लिखने में, तो मेरा लाइन टेढ़ा हो जाता है बहुत बार। तो रिलेशनशिप हो गया,
मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ है या रिएक्शन बताया हुआ है, आप रिएक्शन लिख सकते हो, उसका एक्स फाइंड आउट कर सकते हो, वाई फाइंड आउट कर सकते हैं, और सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन अगर सोल्यूबिलिटी का अमाउंट भी दिया रहे, सोल्यूबिलिटी कितना है वैल्यू दिया रहे, तो वो डालकर आप एक्चुअली में KSP फाइंड आउट कर सकते हो। या तो फिर S नहीं दिया होगा और KSP दिया होगा और X और Y दिया होगा, तो वैसे भी कर सकते हो फाइंड आउट। तो ये चीज़ दिमाग में रखो, ठीक है। x रेस टू x इंटू वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू KSP, दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर क्योंकि हम आगे अभी कुछ सम्स करेंगे, सम्स एज इन रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं। नहीं समझ में तो वापस से प्रीवियस पे जाओ और थोड़ा वीडियो पीछे लेकर देख लो, नहीं तो वापस पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो अभी क्या बोला हुआ है, ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हम लोगों को रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन मोलर सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। चलो इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पहले लिख देते हैं। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज़ करो। क्या था फॉर्मूला था KSP इक्वल्स x रेस टू x इंटू वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाई। चलो मुझे x बताओ, y बताओ। अगर मैंने इसका सोल्यूबिलिटी s कंसिडर कर दिया तो इसमें x क्या है, x इज 1, y क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1 ही हो गया ना। सो देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ मैं, आई कैन राइट KSP इक्वल्स 1 रेस टू 1 इंटू 1 रेस टू 1, y इज ऑल्सो 1 ना। बहुत स्मार्ट हो गया, स्मार्ट बोर्ड अपनी डिसीजन खुद ही ले लेता है। इंटू s रेस टू 1 प्लस 1, तो 1 इंटू 1, 1 रेस टू 1, 1 1 रेस टू 1, 1 1 इंटू 1 1 s, तो डायरेक्टली हो जाएगा KSP इक्वल्स s स्क्वायर। मतलब अगर इसमें आपको वैल्यू या तो इसके लिए KSP का दिया जाए या S का दिया, जो दोनों में से किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सेकेंड कंसिडर करते हैं PbI2, दैट इज लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड के लिए क्या होगा, सेम फॉर्मूला से अप्लाई भी डायरेक्टली कर सकते हैं ना। इसका x कुछ है क्या, नहीं, y है, यस y है, तो मैं लिख सकता हूँ KSP इक्वल्स 1 रेस टू 1 x के लिए, और ये हो गया इसका y 2 रेस टू y रेस टू y है तो 2 रेस टू 2 इंटू s रेस टू 1 प्लस 2, देयरफॉर KSP बिकम्स इक्वल टू 2 रेस टू 2 4, 4 इंटू 1 4, 4s क्यूब। मिल गया। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड S, मतलब मोलर सोल्यूबिलिटी, ठीक है। चलो ध्यान दो थर्ड वाला, इसमें क्या है, इसमें फिर x 1 ही है बट y 3 है इसमें भी, तो आई कैन राइट KSP इक्वल्स 1 रेस टू 1 इंटू 3 रेस टू 3, मतलब y रेस टू y होगा ना, तो s रेस टू 1 प्लस 3, देयरफॉर KSP बिकम्स इक्वल टू 3 का क्यूब 27 इंटू s रेस टू 4 सॉरी, ये हो गया आपका रिलेशनशिप। डॉट नहीं डाला इसमें तो भी अंडरस्टैंडेबल रहता है कि मल्टीप्लिकेशन ही है, इरेज ही कर देते डॉट को, कंफ्यूजन कम हो जाएगा आपको। s रेस टू 4 सॉरी, ठीक है। अभी लास्ट इसका लिख देते हैं, क्या होगा डायरेक्टली लिखो अभी। चलो KSP इक्वल टू 2 रेस टू 2 हो जाएगा, दैट इज 4, ओके, इंटू 3 रेस टू 3 इंटू s रेस टू 2 प्लस 3, देयरफॉर KSP बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू 27 multiplied by s raised to 5, therefore KSP becomes equal to 108 s raised to 5। इसमें s में और इसमें ना 5 में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस सही से लिखा करो। डन, ये हो गया रिलेशनशिप। देखो इजी टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत इसमें है तो कमेंट्स में मेंशन करो प्लीज, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। याद है मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि अगर हम लोग सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट लेते हैं, वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है। कोई भी अगर सब्सटेंस डिसॉल्व होता है वाटर में, ठीक है, लेट कंसिडर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, अगर उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने बना दिया है
वाटर में, तो तभी उसका अगर प्रोडक्ट लेता हूँ आयंस का तो वो हमेशा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही रहता है। बट व्हाट इफ मैं रैंडमली किसी और कंडीशन में ले लूँ एक्सेप्ट फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो उस टाइम पे क्या बनेगा, उस टाइम पे बनेगा आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं 3 कंडीशन यहाँ पर लिखने वाला हूँ। सबसे पहला कंडीशन, व्हाट इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ध्यान दो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तब होता है जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। जब सैचुरेटेड है उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम बनता है, इक्विलिब्रिया रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है। ओके, रेट ऑफ डिसोसिएशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन, वो हो जाता है बराबर। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, इस केस में सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एग्जैक्टली उतना अमाउंट का सॉल्ट रहता है जितना उसमें डिसॉल्व हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता। एक्स्ट्रा अगर नहीं होगा तो यहां पर आई कैन से फॉर्म क्या हुआ है, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम। एक सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ है। मतलब ही अगर मैं बोलता हूं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इसमें कब होगा, जब सॉल्ट एक्सेस हो जाएगा। जितना कैपेसिटी है, जितना कैपेसिटी है किसका, उस पर्टिकुलर वाटर का या सॉल्वेंट का जितना कैपेसिटी, उससे ज्यादा अगर सॉल्ट आ जाता है तब जाके प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब समझते हो ना, नीचे जमा हो जाना, तो तभी जमा होगा। इसमें एग्जैक्ट सेम अमाउंट है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। सेकेंड कंसिडर करता हूं मैं कंडीशन, दैट इज IP इज ग्रेटर देन KSP। मतलब KSP तो ऑलरेडी प्रोडक्ट तब है जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, तो अगर आयनिक प्रोडक्ट उससे भी ज्यादा है मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। डू यू अंडरस्टैंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? इमेजिन करो आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपने स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट डाल दिया, मिक्स करते करते सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो बता रहे हैं आपको कि भाई ये आगे डिसॉल्व नहीं होने वाला है। तो आप क्या करते हो, उस ग्लास को उठाते हो, रखते हो गैस पर, चालू कर देते हो गैस। उससे क्या होता है, बर्नर से जाए तो फिर बर्नर चालू कर देते हो, वहाँ आप हीट करते हो, तो हीट करने की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, बिकॉज उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है आपस में, तो और डिसॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो सॉरी, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे थे वो अभी दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर आप और सॉल्ट डालोगे और डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे करते करते उस कंडीशन में, हाई हीट पे, बॉइलिंग कंडीशन में, यू विल ऑब्जर्व कि फिर सॉल्ट जमा होने लग जाएगा नीचे, थोड़ा थोड़ा और डिसॉल्व होगा। मतलब पहले कोल्ड कंडीशन में डिसॉल्व हुआ और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, कोल्ड एज इन रूम टेम्परेचर पे। फिर बॉईल किया, हीट किया, तभी और डालते गए और एक्स्ट्रा ऐड हुआ उसमें। पहले लग रहा था ऐड नहीं होगा, बट और ऐड होते गया और एक पॉइंट आया जहां पर उधर भी सैचुरेट हो गया सॉल्यूशन। तो वो सैचुरेट नहीं था, सैचुरेट तो पहला पॉइंट हो गया रूम टेम्परेचर वाला, अब ये हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इधर मैं लिख सकता हूं द सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। जो उन्होंने ध्यान दिया है उनको समझ में आ गया होगा कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं। जरा सोचो, इक्विलिब्रियम का तो छोड़ दो, बट प्रेसिपिटेशन होगा क्या नहीं। सॉल्ट इज मोर देन इट्स कैपेसिटी, सॉल्यूशन के कैपेसिटी या सॉल्वेंट की कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्ट, तो प्रेसिपिटेशन होगा। और थर्ड कंडीशन जो मैं कंसिडर कर रहा हूं, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP। मतलब सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड से भी कम है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है तो प्रेसिपिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें उतनी कैपेसिटी ही नहीं है, उसमें उतना अमाउंट ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है 3 कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन। ये लॉजिक, मतलब ये कंसेप्ट, फिर आपका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया का कंसेप्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट और स्मॉलर सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट मिलाकर आगे न्यूमेरिकल्स है। इसके बाद ही हम लेने वाले थे, बट छोटा सा एक टॉपिक, उसके बाद कॉमन एंड इफेक्ट, वो मैं फिनिश कर देता हूँ आज के सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में जब मैं लूँगा वो न्यूमेरिकल्स भी ले लूँगा, 2-3 न्यूमेरिकल्स लूँगा उसके ऊपर, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। इन्हीं लॉजिक पर है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी सम्स है। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं। द लास्ट टॉपिक इज कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत ईजी टॉपिक है। बफर याद है, बफर? चलो एक एसिडिक बफर कंसिडर करते हैं, एसिटेट बफर। ठीक है, एसिडेट बफर किससे बना है? 2 कंपोनेंट से बना होगा। एक होगा वीक एसिड CH3COOH, और उसके साथ इसी वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, दैट इज CH3COONA। अब चाहो तो पोटेशियम से रिएक्ट कर लो, के आ जाएगा वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। KOH पोटेशियम से माने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, दैट इज पोटैश से रिएक्ट करवा, वो मेरा कहने का मतलब है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है जरा बताओ। ये जो है ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
सही है। तो ये स्पेरिंगली मतलब पार्शियली डिसोसिएट होगा और ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो अगर मैं बनाऊं CH3COONA स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सिंगल डायरेक्शन में, ये एक्वियस फॉर्म में, आप चाहो तो इसको एक्वियस फॉर्म बना दो, ये बनेगा CH3COO माइनस इन एक्वियस फॉर्म प्लस Na+। सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन है बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लेता हूं CH3COOH, ये रिवर्सिबली डिसोसिएट होगा और बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। कुछ बच्चों को शायद क्लिक भी हो गया होगा मैं क्या बताने वाला हूं आगे। डू यू नोटिस क्या हो रहा है यहां पर? दोनों रिएक्शन साथ में हो रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन है, बट इन दोनों रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दोनों में एक चीज कॉमन है दोनों रिएक्शंस में, दैट इज CH3CO माइनस। तो ये दोनों में क्या हुआ? कॉमन आयन। ठीक है, अभी कॉमन आयन हमने सीखा है लोअर स्टैंडर्ड्स में, मतलब 11th में आपने सीखा है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें आपने सीखा था कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इधर साइड में एग्जांपल लिखता हूं मैं, पहले A+B को रिएक्ट कर रहा हूं तो कुछ नहीं बन रहा है, देयर इज नो प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये A+B जो है वो बनाता है समझो C+D। थर्ड स्टेप में क्या होता है, C+D भी आपस में रिएक्ट करके थोड़ा सा A+B बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप क्या होता है, ये A+B फॉर्म करता है C+D और उसी स्पीड से C+D A+B बनाता है। राइट, ये कंसेप्ट आपने सीखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी एक वैसा ही कुछ सोचो। अभी यहां क्या हो रहा है, CH3CONA जो है CH3CO माइनस और Na प्लस बना रहा है, और यहां पर ये भी डिसोसिएट होकर ये बना रहा है। तो अगर इस सिचुएशन में अभी इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो गया, तो इस इक्विलिब्रियम को अगर बिगाड़ना है या इसको थोड़ा हैम्पर करना है, या फैक्टर्स अगर हम डिस्कस करते हैं अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, तो कौन सा होगा? मान लो मैंने अभी इस स्टेट में C और डाल दिया, तो C कहां है प्रोडक्ट में? ठीक है, समझो C डाल दिया और D भी डाल दिया, सिर्फ C डाल दिया, तो C क्या करेगा? और भी D से रिएक्ट करेगा और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, फिफ्थ स्टेप बनेगा। अभी इधर हॉल्ट हो चुका था, बट C ऐड करने के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा रिवर्स का जो रिएक्शन है वो स्पीड पकड़ लिया, ज्यादा रेट हुआ, फाइनली वो फिर से सेटल होने ही वाला है, फिर से रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम होने ही वाला है, बट वो बनने वापस उसको चेंज करना पड़ा ना। और जिस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम अटेन हुआ था उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि C को ऐड कर दिया गया। मतलब ही प्रोडक्ट अगर ऐड हो जाता है तो रिवर्स रिएक्शन ज्यादा स्पीड पकड़ लेता है, ज्यादा ये साइड वाले कंपोनेंट्स बनेंगे, दैट इज रिएक्टेंट्स। तो इधर नोटिस करो, इसमें तो चलो ये आयन बन गया और ये आयन बन गया, इधर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में ये दोनों बने, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, बट इसके डिसोसिएशन की वजह से, सॉल्ट के डिसोसिएशन की वजह से यहां पर यू ऑब्जर्व कि सेम कॉमन आयन आ गया। इसके लिए कॉमन आयन आ गया ना, तो ये कॉमन आयन ने इफेक्ट क्या किया, जबरदस्ती रिवर्सिबल रिएक्शन करवा दिया। डू यू अंडरस्टैंड? फोर्सिबली रिवर्सिबल रिएक्शन कर दिया, मतलब CH3COH बन गया। आ रहा है समझ में? मतलब यही है कॉमन आयन इफेक्ट। दोनों में से किसी भी साइड पे अगर एक आयन कॉमन हो गया, मतलब ये तो बना ही रहा है CH3CO माइनस, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से इनका इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है। बट ये रिएक्शन में जैसे ये डिसोसिएट हो जाता है, तो डिसोसिएट होने के वजह से क्या हो गया, यू विल नोटिस कि ये आयन अभी एक्स्ट्रा हो गया, ये इनके साथ कंबाइन करके इधर आएगा। अब बात ये हो जाती है कि इधर क्यों नहीं रिवर्स जा रहा है, क्योंकि ये वन डायरेक्शन रिएक्शन है। ये रिवर्सिबल था ना, तो जहां रिवर्सिबल होगा वहीं पर होगा ना रिवर्स, या वहीं पर पीछे जाएगा ना। डू यू अंडरस्टैंड? जहां रिवर्सिबल होगा वहीं पर रिवर्स जाएगा, वहीं पर पीछे का रिएक्शन कैच करेगा ना। आगे इधर कैसे होगा, ये तो सिंगल डायरेक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए दिस यू कैन से दिस डजंट हैव टू वे पोर्टल, दिस हैज वन वे पोर्टल, बट इसके पास टू वे पोर्टल है, तो यहां से आ भी सकते जा भी सकते। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो यहां से रिवर्स का रिएक्शन बढ़ गया और CH3COH ज्यादा बनने लगा। मतलब जितना एग्जिस्ट कर रहा था CH3COH उससे ज्यादा मिल गया। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो उस टाइम पे जितना CH3COH था उससे ज्यादा बन गया बाद में, बिकॉज दोनों के पास एक आयन कॉमन था। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? यही है कॉमन आयन इफेक्ट। थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ आपको कॉमन आयन इफेक्ट का, वो पढ़ लेना प्लीज। ओके, यहां पर जो जितना भी चैप्टर में कंसेप्ट्स हैं सारे खत्म हो जाते हैं। तो आई एक्सपेक्ट यू टू रीड द चैप्टर एंड प्रिपेयर द चैप्टर वेल। क्वेश्चन आंसर्स भी देखो, सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ,
बट अभी लास्ट इसके बाद जो सेशन होगा उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, वो भी इसके पहले के कंसेप्ट पे, इस पे न्यूमेरिकल्स आपको लोगों को नहीं है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने न्यूमेरिकल्स अभी तक मैंने लिए, जितने जितने कंसेप्ट पे, चाहे पीएच हो, पीओएच हो, जो भी कंसेप्ट पे मैंने न्यूमेरिकल्स लिए है अल्फा वगैरह पे, मेक श्योर कि आप वो न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में से सॉल्व कर दो, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। कुछ दिक्कत है तो मेंशन करो कमेंट्स में, कर लेंगे उस पर भी कुछ, ठीक है। आज के लिए स्टॉप करते हैं। आज क्या क्या लिया हमने फिर? सोलिबिलिटी इक्विलिब्रिया लिया, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट लिया हम लोगों ने, उसके साथ साथ हम लोगों ने कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन लिया, हाँ उसके पहले मोलर सोलिबिलिटी लिया, कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन लिया, एंड फाइनली कॉमन आयन इफेक्ट लिया, ठीक है। चलो विल स्टॉप फॉर नाउ। थैंक यू क्लास, थैंक यू।